नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। हम इस प्रोग्राम को दिन में 12 बजे करते हैं, लेकिन दिन में 12 बजे जो आज हमारे मेहमान हैं वो बोस्टन से जुड़े हुए हैं और 12 बजे हमारा दिन उनकी रात होता है। तो हमने ये तय किया कि उनकी सुबह यानी अभी शाम को 6 बजे हम उनसे बातचीत करें। और बातचीत करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सतीश झा ने हिंदुस्तान में एक बड़ा काम किया। उन्हीं से पूछेंगे, पर मैं आपको छोटा सा परिचय दूं कि सतीश झा जी ने जनसत्ता जब शुरू हुई थी तो वो शुरुआती टीम, उस टीम के मुख्य सदस्य सतीश झा थे जो इस समय बोस्टन में है। उन्होंने यहाँ की भी पत्रकारिता देखी है, वहाँ की भी पत्रकारिता देखी है। तो हम सीधे सतीश झा जी का स्वागत करते हैं और सतीश झा जी से पहला सवाल पूछते हैं कि सतीश जी, आप अपने को कैसे एनालाइज करेंगे? आप कैसे पत्रकारिता में आए? आपने कैसे फिर जनसत्ता का अनुभव बताइए, पर सबसे पहले आप सतीश झा को एनालाइज कर दीजिए। ये बहुत मुश्किल सवाल आपने किया है। शुरुआती सवाल सबसे मुश्किल सवाल है। खुद को देखना किसी भी व्यक्ति के लिए मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल काम है। और हम दूसरे को देख पाते हैं, लेकिन अंदर देखना आसान नहीं होता। आपने एक मौका दिया है, सोचता हूँ। मुझे लगता है कि मैं एक जमाने में, कुलदीप नैयर जी ने एक बार मुझसे पूछा, क्या कहा भाई तुम तो अब तो एकदम अलग लगते हो जैसे पत्रकारिता के जमाने में थे। मैंने कहा तब मैं देश के गरीब की तरह था, अब मैं आपकी तरह हो गया हूँ। वो जो यात्रा थी देश के गरीब की तरह से कुलदीप नैयर जी की तरह बनने की, उसमें मेरा अपना योगदान बहुत कम था। सिर्फ मैं एक मात्र था, एक मान लीजिए एक यात्रा पर मैं था, लेकिन जो उसके जो आसपास की चीजें थी वो तय कर रही थी मैं क्या करूं। ये मेरा इरादा नहीं था। मेरा मन था समाज से जुड़ने का। पत्रकारिता उसमें आ गई इसलिए कि पहला जो मुझे याद आ रहा है, पहली बार चंद्रशेखर जी ने, आप जानते हैं, आपका परिचय उदय से हुआ था। वहां नागेश्वर जी चंद्रशेखर जी आया करते थे, उससे थोड़ा सा परिचय हुआ। उसको लेके उन्होंने, जब मैं 20-21 जब ब्रह्मानंद जी गुजर गए, उन्होंने कहा तुम यंग इंडिया काम संभालो। मैंने कहा मुझे ये आता नहीं बिल्कुल। कहते नहीं कर लोगे, लेकिन मैं उससे बच गया। मुझे बिल्कुल नहीं आता था, भरोसा बिल्कुल नहीं था। उसके बाद ये एजेंडा फॉर इंडिया जो कॉन्फ्रेंस हुई, जब इंदिरा गांधी जी वापस लौट आए, तब रोमेश थापर ने जो कॉन्फ्रेंस की, वहां मैं पता नहीं कैसे गलती से पहुंच गया। सब लोग बहुत बुजुर्ग थे, मैं 22 का था तब। मैंने कुछ ऐसा कहा कि लोगों ने मुझसे बात करना शुरू किया। वहां से बात निकली कि क्या पत्रकारिता करना चाहोगे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आना बड़ा मुश्किल है। कहता है हमारे डिप्टी बन जाओ। तो मैं चला गया डिप्टी बन के। इस तरह मेरी शुरुआत हुई, अकस्मात हुई। इसमें मेरा इतना कोई योगदान नहीं था, इसके अलावा कि मेरी रुचि थी विषय में, सामाजिक विषय में। लोग मुझे कुछ जानते थे, वो भी ये भी एक समय की बात है। जैसे आपसे परिचय हुआ, वैसे चंद्रशेखर जी से हुआ और लोगों से हुआ। तो ये मेरा ख्याल है, जो लोग कहते हैं अंग्रेजी में सही जगह पे सही समय में सही आदमी खड़ा रहे तो कुछ हो जाता है। तो मेरे ख्याल है पहला शुरुआत इस तरह से हुई। लेकिन एक बात जरूर थी कि मेरे दिमाग में हमेशा हर विषय को सामाजिक ढांचे में, और ऐसा क्यों हो रहा है, बदलाव होगा, तरह सोचने का जो एक नजरिया था वो बचपन से ही था। हर चीज को जो देखो, इसे कैसे अच्छा करें, इस तरह से वो सिलेक्शन हुआ। और जब पहुंचा एक्सप्रेस, तो वहां पहला मैंने जो देखा, अरुण शौरी वहां थे, उनके बगल में मुझे कमरा दे दिया गया। वो भी बड़ी आकस्मिक बात थी, क्योंकि मैं ज्वाइन कर रहा था। बलराज मेहता बड़े भारी संपादक थे अर्थशास्त्र के, तो उनका कमरा मुझे दे दिया, कुर्सी वगैरह मिल गई। तो मैंने कहा तो वो रिटायर हो गए थे 30 जून को, 1 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद 15 दिन मुझे लगे समझने कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे आ गया। तो पत्रकारिता के नजर तो ऐसा था, लेकिन मेरा अपना जो एवोल्यूशन था उसमें कोई चीज गलत मेरे सामने हो तो उसके लिए खड़ा होना, उसके खिलाफ खड़ा होना। कोई चीज सामने दिखती है, जो भी चीज है उससे कैसे और अच्छा करें, तो चीजें बहुत साफ थी कि किसी भी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करो। कोई भी चीज सामने हो उसको ठीक करने की कोशिश, अच्छा करने की कोशिश करो। तो दो जो हमने देखी शुरुआत से लेकर के 5 बरस की उम्र से अब तक, वो झगड़ा चल रहा है अंदर भी बाहर भी। तो अगर उससे बात साफ होती है तो मेरा ख्याल है कुछ समय की बात है। कुछ मैं जहाँ था, कुछ लोगों से मुलाकात आप जैसे लोगों से हुई, सब कुछ बदल गया। लेकिन मेरे लिए 2 चीजें बहुत जरूरी थी।
कि जहां भी रहो गलत बर्दाश्त नहीं करो, और जहां भी जो भी देखो उसको थोड़ा थोड़ा अच्छा और अच्छा करो। तो जनसत्ता के शुरुआती दिनों के कोई अनुभव हों? ऐसा हुआ 1 जनवरी 1983 की बात है। मैं रामनाथ जी से, प्रदीप गनेरीवाल उनके ग्रैंड सन इन लॉ, मतलब उनके बेटे के दामाद थे, तो उनसे मेरा अच्छा परिचय हो गया। उन्होंने मेरा मुझको एंगेज किया, जो इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली था उसके बोर्ड वगैरह काम में एंगेज कर लिया। तो इत्तेफाक से उस दिन उनसे मुलाकात हुई, चूंकि वो रामनाथ जी को दादा कहते थे तो मैं भी उनको दादाजी कहना शुरू कर दिया। तो दादाजी की जो हैप्पी न्यू ईयर जो शुरुआत हुई तो मैंने कुछ कह दिया, उन्होंने कहा इधर आओ इधर आओ, बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, जो भी। तो इत्तेफाक से मैंने कहा देखिए दादाजी, मेरी बात लोग इसलिए पढ़ते हैं कि वो देख चाहते हैं कि आप क्या खेल खेलना चाहते हो। तो उनकी ये क्या बात होगी। मैंने कहा देखिए मैं हार्वर्ड नहीं गया, मैं ऑक्सफोर्ड नहीं गया, जितने भारत की जो फाइनेंस एडवाइजर्स हैं, इकोनॉमिक्स एडवाइजर्स हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, भाई बात क्यों सुनेंगे, इसलिए सुनते हैं कि आप क्या खेल खेल रहे हैं। अच्छा, तो वहां से बात शुरू हुई। मैंने कहा कि किसी भी जनतंत्र में जब तक लोग अपनी बात गवर्नेंस की नहीं समझेंगे, अर्थव्यवस्था को नहीं समझेंगे, जब तक उसके बारे में अपनी एक अच्छी राय का मतलब होता है कि जो वास्तविकता से जुड़ी हुई राय हो, ये नहीं कि कुछ किसी ने कह दिया हमने मान लिया, ऐसी बात नहीं करेंगे तब तक वो उसका सुधार नहीं होगा। हमने कहा कि अब जो लोग प्लान कर रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई करके आते हैं, वो पढ़ाई लिखाई की प्लानिंग करते हैं, जनता की जरूरतें कुछ अलग हैं, वो उनके पास पहुंचती नहीं है। अगर पहुंचती हैं तो सिर्फ इसलिए देखते हैं वो कि इसे कैसे दबाया जाए, इसे कैसे किसी पैलेटिव दिया जाए। ठीक, तो इसको शुरू कैसे, फिर क्या करना चाहिए। हमने कहा कि इसकी बात तभी होगी जब जनता तक हमारी बात पहुंचेगी। तो उसको कैसे होगा, अंग्रेजी में तो नहीं होगा, फिर कैसे होगा, हिंदी में होगा। तो हिंदी का अखबार वहां था नहीं। तुम्हें हिंदी आती, मैंने कहा आती है, लिखी है नहीं लिखी है, तो फिर कैसे लिखोगे बोलचाल की। अब उन्होंने मुझे भाषण दिया बोलचाल की क्यों जरूरी है। और फिर उन्होंने पूछा क्या उम्र है, मैंने कहा 24। तो उनकी रेणु शर्मा सेक्रेटरी थी, उनको बोला अच्छा रेणु प्रभाष को बुलाओ। जो प्रभाष जी आए तो पहला काम, प्रभाष जी जो थे वो बहुत गंभीर आदमी थे, उनकी गंभीरता जो अपने आप में एक यूनिक फीचर थी। बहुत लोग अरुण चौधरी से हंस के बात कर सकते थे, प्रभाष जी से मुस्कुरा के बात करते। उनसे परिचय मेरा बिल्कुल नहीं था, चेहरे के अलावा, मुस्कुराने के अलावा उनसे कोई बात मैंने की नहीं थी। प्रभाष जी को बुलाया, उन्होंने कहा ये लड़का कुछ करना चाहता है, इसको करने दो, तुम इसके साथ उसको मदद करो, बॉस बन जाओ, जो भी है। तो फिर जब वहां से निकले उन्होंने पूछा भैया क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा भाई साहब अखबार निकालेंगे। कैसा अखबार, हिंदी का निकालेंगे, कैसा दैनिक भी होगा, और कोई सोचा है, और क्या सोचा, नाम सोचा है। मैंने कहा लोक सत्ता, उनका नहीं मिलेगा। तो फिर जनसत्ता, आप जानते हैं जेपी के जो मूवमेंट से जो लोग जुड़े थे, लोक सत्ता जनसत्ता आता था, यही 2 शब्द आते थे मुझे। अच्छा देखते हैं कुछ और भी सोचा मैंने, और क्या सोचा। तो कहते हैं भाई कौन कोई लोग लाओगे, तो मैं किसी को जानता नहीं था, लेकिन मुझे कुछ नाम याद आते थे। अशोक सक्सेरिया समाजवादी थे, फिर मैंने कहा अनुपम मिश्रा, एक वो लड़का था बनवारी जो कि दिनमान में सब एडिटर था, उसको एक पुरस्कार मिला था संस्कृति का, मैंने कहा बनवारी, मंगलेश डबराल, 4 नाम याद थे, मैंने चारों वहीं उनको वो कर दिए। उन्होंने मुझे देखा ये क्या इसका दिमाग कैसा है। एनीवे फिर बैठे हम लोग, ये बात 1 जनवरी की है, 1 फरवरी को हमारा अकाउंट बन गया जनसत्ता का, हम लोग दोनों इसमें ट्रांसफर हो गए। वो थे रेजिडेंट एडिटर थे चंडीगढ़ दिल्ली के, जहां भी थे मुझे पता बिल्कुल नहीं था, और मैं था नंबर 2 फाइनेंशियल एक्सप्रेस का। हम लोग दोनों साथ साथ आए, वो हमसे दुगनी उम्र के थे, मैं 24 का था, वो 47 के थे। तो वहां से बात शुरू हुई, फिर हम लोग 2-3, मैंने उसका नाम भी दिया अपने हाथ से, पहले लिखा भी, फिर चंचालकर दिलीप था, उसने उसको कलमकारी के साथ जोड़ा। हम लोगों ने 2-3 महीने उसका अपना मॉकअप किया, फिर बनवारी आ गया, अनुपम मना कर दिया, कहते मैं हमेशा साथ में तुम्हारी ज्वाइन नहीं करूंगा। मंगलेश को मैं लेके आया, वो लेके आया हरिशंकर व्यास को, उसके बाद टीम बनी। और लेकिन एक बात किसी को पता नहीं है, आप अमिता जी को जानते हो, अमिता दीपक को, जी की पुत्र जो हमारे लोग हुआ उसका जन्म 16 नवंबर था। मैंने कहा उसी दिन निकालूंगा। जनसत्ता की स्थापना जो है लॉन्च हुआ 16 नवंबर को, तो वो शुरुआत हुई 1 जनवरी से। मेरे लिए एक पर्सनल जर्नी थी वो, और प्रभाषी के साथ इतना सीखने का मौका मिला, उसका भी सौभाग्य था। लेकिन हम दोनों ने इसको बनाया, और जब उसका सर्कुलेशन 1 लाख हुआ, वो मुझे लगा कि कैसे हो गया। लेकिन मैनेजमेंट मेरी तरफ था, मेरे पास था, जो फैसले मैनेजमेंट की मैं करता था।
जो संपादकीय फैसले और सीखने का मौका मुझे प्रभाषी से मिला, और जो एक अखबार निकला धीरे धीरे, उसने जो पहचान बनाई, जब लोग आना शुरू हुए तब पता लगा कि कुछ ऐसा किया है जिसको लोग देख रहे हैं। हमारा इरादा वो था, लेकिन ऐसा हो जाएगा कौन जानता है। तो कुछ हो गया जो अच्छा हुआ। अब जब भी लोग हम कहते हैं, दिनमान का मैंने संपादन किया, उसका भी सर्कुलेशन मैंने 1 साल में 3 गुना बढ़ाया। जो ऐतिहासिक सर्कुलेशन था उसका 3 गुना प्रिंट ऑर्डर था मेरा 9 महीने के बाद, 9-10 महीने के बाद। लेकिन उसकी याद तो आज नहीं है जितनी जनसत्ता की है। जब मैं बड़ा हो रहा था तो दिनमान एक मानक था, लेकिन आज लोग जनसत्ता को ज्यादा याद करते हैं। भले उनको पता नहीं कितना सर्कुलेशन है क्या नहीं, लेकिन नाम उनके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है। जहां उसकी बात कीजिए तो लोग उसका जिक्र करते हैं। तो कुछ ये सब चीजें हुई, अपने एक ढांचे में होती चली गई। हम लोग तो एक एक्टर्स हैं उस प्रोसेस में। तो कहीं जो हमारी एक्टिंग का रोल तो मैंने बता दिया आपको। दरअसल जनसत्ता ने पत्रकारिता की भाषा को जिस तरह से विश्लेषणात्मक रूप दिया, वो लोगों को ज्यादा पसंद आया। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दिनमान ने शुरुआत में, अकेश जी ने उसको बिल्कुल उस तरीके से लोगों के सामने रखा कि हिंदी के लोगों को जो न्यूज वीक और टाइम की तरह की खबरें चाहते थे, वो उनको दिनमान ने पढ़ने की चाट लगाई, यह एक शौक पैदा किया। जनसत्ता ने दैनिक पत्रकारों को वीकली का और दैनिक का दोनों का स्वाद चखाया। ये जनसत्ता की बहुत बड़ी खासियत थी, जो खासियत उस समय से लेके आज तक कोई हिंदी अखबार इसकी कॉपी नहीं कर पाया। सतीश जी, आप लोगों ने जो जनसत्ता में किया, उस दौरान बाकी अखबार किस तरह की पत्रकारिता कर रहे थे? मैं परिचित था राजेंद्र माथुर जी से, अच्छा उससे परिचय था और मुझे बहुत पसंद आते थे। उनका लिखना भी बहुत बढ़िया था, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में। लेकिन उनका अखबार पढ़ नहीं पाता था। मैं उनसे हमेशा शिकायत करता, रजू बाबू आप लिखते हो तो पढ़ लेता हूँ, कोई और लिखता पढ़ नहीं पाता हूँ, ऐसा क्यों है? जबकि मेरा मन है पढ़ने का, फिर भी नहीं पढ़ पाता हूँ। उसकी वजह मुझे लगा ये थी कि लोग हिंदी में जिस हिंदी से हम समझते हैं, आपस में बात करते हैं, उस हिंदी में लिखते नहीं थे। तो लिखने और सोचने की भाषा में बहुत फर्क हो गया था, पता नहीं क्यों। तो हम लोग मानते थे कि ये अनुवाद की भाषा है, अगर आप अनुवाद करोगे तो आत्मा कहाँ रहेगी उसकी। तो एक ढांचा बनता था, लेकिन उसकी आत्मा नहीं थी। जो लोग रिपोर्ट करते थे उसमें शायद कहीं कहीं वो भी, जब तक एडिटिंग होती थी कॉपी की, उसमें जो सब एडिटर है वो अगर वो अनुवाद करेगा, अगर अंग्रेजी की कॉपी लेकर के, तो जाहिर है कि उसमें फिर वही आत्मा नहीं मिलती है आपको। जब उन्होंने भाषा बनाई तो भाषा का जो अनुवाद था वो भी अनुवाद ही रह गया। क्योंकि कॉपी तो मिली उनको हिंदी में, लेकिन वो अनुवादित कॉपी मिल गई, अनुवाद स्टैंडर्ड हो गया। तो इफेक्टिवली जनसत्ता का पहले जो था वो सारा का सारा माहौल अनुवाद का था। तो पहला तो हमारा ये था कि हम अनुवाद नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे सोचने की। मैं अपने दिमाग में सारी बातें अंग्रेजी में सोचता था। मैंने कहा वो सोचना बंद किया, 2-3 महीने लगाए, फिर मैं हिंदी में ही सोचना शुरू किया। सारे शब्द हिंदी में आने चाहिए थे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिंदी में, पता नहीं बरसों बाद बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। लेकिन 2-3 महीने बाद सारी बातें सोचना शुरू की, मैंने हिंदी में सोचना शुरू की, अंग्रेजी से हटके। वो नहीं हो रहा था। जब भी खबर छपती थी उसमें अनुवाद की बात होती थी, तो अनुवाद से जो मन की बात नहीं निकल पाती, पहली बात तो ये थी। लेकिन रज्जू बाबू में था कि अंग्रेजी को अंग्रेजी के हिसाब से देखते थे। कुछ उनमें खास बात थी कि अकेले व्यक्ति थे उस जमाने में जो अंग्रेजी अंग्रेजों की तरह लिखते थे और हिंदी हिंदी की तरह। ये कोई आसान प्रतिभा नहीं थी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कहूँगा हिंदुस्तान को और भी मुश्किल था पढ़ना मेरे लिए। नवभारत टाइम्स में कम से कम मैं वो पन्ने उलट लेता था। हिंदुस्तान में पन्ने उलटना मुश्किल होता था। मैंने और देखा, अमर उजाला भी देखा, अमृत प्रभात हुआ करता था वो देखा, राजस्थान पत्रिका देखी। जो रीजनल अखबार थे उनमें ज्यादा कोशिश थी रीजनल बनने की, ना कि भाषा को सुधारने की। तो कम से कम हमने कहा कि हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग का एक स्टैंडर्ड फ्रेज था, सावधान पुलिया संकीर्ण है। ये नहीं होना चाहिए, पुलिया सक्रिय होना चाहिए। तो संकीर्णता से सक्रिय का जो रास्ता था वो छोटा दिखता है लेकिन बहुत लंबा रास्ता था। आपके जो 7 लोग थे उनमें से किसी में आपको अद्वितीय प्रतिभा नजर आई, या
जिन्होंने बाद में अपने को और ज्यादा विकसित किया हो या अविकसित कर लिया हो? देखिए, जिस तरह जो मुझे लगा था, जब लोग जोड़ के लाए थे, हमने सोचा जिस तरह वो आगे बढ़ेंगे, वो शायद उन्होंने अपनी पराकाष्ठा जनसत्ता में ही पाई। उसके बाद का उभार व्यक्तिगत विकास में हुआ हो, व्यक्तिगत मान लीजिए प्रोफेशनल नहीं, पर ये अपने खुद के पाने के लिए जो भी अच्छा लोगों ने किया हो। लेकिन जो उदात्तता थी एक तरह से देखिए प्रोफेशनल लेवल पे, वो मैं ढूंढ रहा हूँ अभी भी। तो व्यक्तिगत रूप में लोगों ने काफी अपना फायदा उठाया या बड़े हो गए, उनको बड़ी जगह मिल गई। लेकिन जो एक सिलसिला शुरू किया था कि कुछ और अच्छा कर पाएंगे, इस तरफ उठाएंगे, वो मुझे अभी भी मैं तलाश कर रहा हूँ किसने किया वैसा। इस समय भारतीय पत्रकारिता के ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? अभी जब आप कभी कभी हिंदुस्तान आते हैं, या अब तो कोई भी चीज दूर नहीं है, आप नेट पे अखबार देख लेते होंगे हिंदुस्तान के बोस्टन में, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय पत्रकारिता प्रिंट की खासकर और टेलीविजन की दूसरे नंबर पर क्या असर डालती है आपके ऊपर? दुख की बात यह है कि पढ़ना बड़ा मुश्किल है और टीवी चैनल देख नहीं पाता मैंने बहुत कोशिश की देखने की, लेकिन मुझे ये समझ में आता कि कम से कम भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। उनका प्रतिशत बहुत कम हो लेकिन संख्या तो बहुत ज्यादा है। तो आखिर ये लोग जो हैं, आमतौर पर जो हम लोग बातचीत करते हैं उसमें एक सभ्यता है, शालीनता है। वो शालीनता और सभ्यता टीवी के डिब्बे तक पहुंचते पहुंचते कहाँ गायब हो जाती पता नहीं लगता हमें। मुझे लगता है टीवी पे लोग वो भूल जाते हैं कि उनकी उनकी जो भूमिका है वो देश को आगे ले जाने की है, समाज को आगे के लिए तैयार करने की है। वो दंगल नहीं है। उन्होंने उसको ऐसा दंगल बना दिया है कि जिसमें कि एक स्तर पर ले जाने के बजाय, जहां पे आप एक विश्वविद्यालय ले जाने के बजाय, लोगों को और ऊंचा करने की सोचने के बजाय आप उनको कीचड़ में ले आओ। तो ये जो हम लोगों जो अखबार निकाला था उसमें ये कोशिश होती थी 1980, 82, 83, 85 की बात है कि कैसे हमारे अखबार का स्तर ऐसा हो जो अंतर्राष्ट्रीय हो जाए। मुझे लगता है आज की जो टीवी चैनल में कोशिश ये है कि हम कैसे वो दंगल में पहुंच जाएं, कैसे वो जो अनपढ़ है उसके लिए हम कैसे काम करें, वो कैसे देखेगा मुझे। तो अनपढ़ को सपढ़ बनाने की जगह सपढ़ को अनपढ़ बनाने शुरू कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है इसके पीछे जो हमेशा कोई ना कोई नेतृत्व होता है। वो नेतृत्व चाहे वो इनविजिबल हो, अदृश्य हो, चाहे वो सीधे उनको आदेश दिया जाता है, कैसे कर रहे हैं पता नहीं। लेकिन आप ये सोचें कि जब 1980 की बात कर रहा हूँ, जब प्रणय रॉय ने शुरू किया था, तो प्रणय रॉय में एक तरह की शालीनता थी, एक डिग्निटी थी, जिससे कोई बात करते थे। कितनी भी मुश्किल बात हो उसमें एक कोशिश करते थे कितने आसान से कहा जाए कि आप बुरा न लगे। और आज ये है कि कैसे आपको पीटा जाए, कैसे आपकी मतलब टीवी पे कैसे पिटाई हो कि लोग देख सकें कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ और आप कितने ही बड़े हों, आप पिटाई कर सकते हैं। मतलब उन्होंने पत्रकारिता का मतलब समझना से हटा करके लड़ाई कर दिया है। उसमें कहीं भी शालीनता नहीं है, सभ्यता नहीं है, कल की समझ नहीं है, माहौल की समझ नहीं है। वो सिर्फ एक किसी एजेंडा को लेके चल रहे हैं, या उनके दिमाग में कोई ना कोई दूसरी वजह है। उसका मतलब पत्रकारिता नहीं है। अगर पत्रकारिता का मतलब एक आईना बनना है तो ये आईना नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि हमारा देश इस तरह का दंगल बन गया है। वो सिर्फ टीवी पे दंगल है, बाहर तो फिर भी कुछ शालीनता है। मैं सतीश जी जानना चाहता हूँ विश्व पत्रकारिता के बारे में, कि इस समय जो दुनिया में पत्रकारिता हो रही है, चाहे वो प्रिंट में हो रही है, टेलीविजन में हो रही है, उसकी खास बातें क्या हैं? फिर हम उसके बाद इंडियन जर्नलिज्म के ऊपर आएंगे। पहले आप हमको हिंदुस्तान के लोगों को ये बताइए जो देख रहे हैं आपको, कि जो दुनिया के अखबार और टेलीविजन हैं उनके कुल मिलाकर के आदर्श कैसे हैं, और वो समाचारों को कैसे लोगों के पास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? पहला जो उसूल यहाँ दिखता है कि कोई भी अगर आप एंकर भी हैं और आपको एक प्रोग्राम भी दिया गया है तो आपको लोग वॉच कर रहे हैं, रोज वॉच करते हैं, आपको फीडबैक रोज मिलता है। कोई बात करिए, आप एक ऑम्बड्समैन है, वो तय करेगा, वो सवाल करेगा आपसे, आपने ऐसा क्यों कहा, आपकी स्टाइल ऐसी क्यों थी, आप इतने एग्रेसिव क्यों थे। यानी कि हमारे यहाँ ये अमेरिका में एक एक्सप्रेशन है
कीप मी ऑनेस्ट, हेल्प मी कीप मी ऑनेस्ट। सब लोग कोशिश, वेल हेल्प मी कीप मी ऑनेस्ट, कीप मी ऑनेस्ट, यानी कि हम आपसे कह रहे हैं कि मैं गलती कर सकता हूं, मुझे गलती करने से बचाओ। मैं कोशिश करता हूं कि नहीं करूं, लेकिन मुझे गलती करने से बचाओ। हमेशा एक ये जो है उसका पहलू, ये मैंने यही सीखा कि पहली बार, बट कीप मी ऑनेस्ट अबाउट इट। मैंने कहा ये मुझे क्यों कह रहा है कि इसको मैं ईमानदार बनाऊं, इसको खुद ईमानदार बनना चाहिए। वहां की समाज की परंपरा में ऐसा माहौल बना हुआ है, अगर मैंने कोई गलती की तो लोग हमें सीधे कह सकते हैं, अपने माहौल में कह सकते हैं। और हमारी संस्था में एक बना हुआ है एक ऑम्बड्समैन का रोल है, जो कि रोज ही एक इम्तिहान लेता है सबका, सबको फीडबैक देता है। कोई बात हो उसके लिए एक प्रोसेस बना हुआ है, उनको कैसे समझाया जाए कि ऐसा आप नहीं कर सकते। और एक बार गलती 2 बार हो गई तो उनको निकाल देते हैं। कई बार आप ये भी देखा। अच्छा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं इस तरह से, उससे अगर आपकी व्यू पॉइंट दूसरी हो सकती है, एकदम ऑपोजिट व्यू पॉइंट हो सकती है, लेकिन उसको भी कहने का तरीका और जिस तरह से आप वो बात कहेंगे, वो एक उसमें गाइडलाइंस एफसीसी की भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी गाइडलाइंस जो है अपने टेलीविजन नेटवर्क की। और कहीं भी अगर आप हल्ला करें, मारपीट करें, उसके लिए अलग फोरम बना हुआ है, दंगा का फोरम अलग है। लेकिन आमतौर पे न्यूज पे और उन पे जो है एक तरह की कुछ गाइडलाइन साफ साफ है, उनसे आप बाहर जा नहीं सकते। तो अगर देश में हम गाइडलाइन बनाएंगे इस तरह की, तभी बात बनेगी। हमारा ख्याल है प्रेस काउंसिल का रोल बहुत बड़ा इसमें होता था, लेकिन अगर सरकार खुद ही कोशिश करेगी कि लोग उससे उस दायरे से अलग हट जाएं, तो फिर और क्या कर सकते हैं हम लोग। जाहिर है कि जो लोग कर रहे हैं उनका फायदा हो रहा है। देखिए एक चीज बहुत साफ है कि जब तक उनका फायदा कुछ करने में नहीं होगा वो नहीं करेंगे। अगर इस तरह करने से उनका नुकसान हो जाएगा, अपना उनका बिहेवियर ठीक हो जाएगा। अभी आज की तारीख में दंगल करने उनका कोई ना कोई उनको शह दे रहा है, कोई उनको कुछ फायदा हो रहा है और नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ उस नुकसान बहुत बड़ा है। जैसे ही आपने कोई सीमा लांघी, हर सीमा लांघने का नुकसान यहाँ पर है। तो कोई प्रोफेशनल अपने आप को उस तरह दिखना नहीं चाहता। तो बड़ी मुश्किल से आपको दिखेगा। एक बार एक इमोस करके एक रेडियो होस्ट थे, उन्होंने एक शब्द गलत कह दिया था, उनके विज्ञापन बंद हो गए, बड़ा हुआ, अंत में बेचारे डिस्ग्रेसफुली चले गए दुनिया से। तो अगर आप कोई भी सीमा कहीं लांघे तो उसका जो नतीजा है वो बहुत क्या कहते भारी पड़ता है आपके ऊपर। हमारे देश में ऐसा सतीश जी मैं देखता हूँ बाहर के जो टेलीविजन चैनल हैं, उन टेलीविजन चैनल्स में मैं जो कुछ नाम जानता हूँ, बीबीसी जानता हूँ, CNN जानता हूँ, फॉक्स जानता हूँ, अल जजीरा जानता हूँ, इन सबके जो एंकर हैं ये अनुभव वाले लोग हैं और जब इनको सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि सब्जेक्ट को स्टडी करके आते हैं, नॉलेजेबल लोग हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है वहां के टेलीविजन की दुनिया के लिए? ये सिर्फ टेलीविजन के नहीं, पूरे समाज में ऐसा है। जैसे एक टेलीविजन का होस्ट है, उसके पीछे रिसर्च की टीम है, हर बात पे वो रिसर्च करते हैं। टेलीविजन का होस्ट खुद अपना कुछ नहीं कहता, उसके सामने टेलीप्रॉम्प्टर है, उसको फीड किया जा रहा है पीछे से। कभी कभार कोशिश करेगा निकलने की उससे, लेकिन उसके लिए उसको बहुत सोचना पड़ता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं। यानी कि उनकी जो रिसर्च की टीम है, देखिए मैंने जब वाजपेयी जी बने प्रधानमंत्री, उनसे मैंने कहा कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप एक दर्जन लोगों की रिसर्च की टीम दीजिए, जो अच्छी विषय, वो ऐसे विषय में पढ़े लिखे हों जिनका आपको कोई अस्तर हो। तो जो बात ये कहेंगे उसके पीछे एक रिसर्च की एक बैकअप है। वही करना चाहिए पत्रकारिता में। और यहाँ पे हर एंकर के पास 5-6 लोगों की रिसर्च की टीम रहती है, जो सारी चीजें फैक्ट चेक करती है, जो भी बात करेंगे वो फुली चेक होते हैं उनके हिसाब से। गलती कर सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश होती गलती ना हो। गलतियां कभी कभार होती हैं, उसको फिर चेक करते हैं, लेकिन सारे फैक्ट्स और लोग बताते हैं, नजरिया आपका होगा, लेकिन फैक्ट्स तो सही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, जो आदमी सामने आता है वही सब कुछ। तो पहला तो स्टेप होना चाहिए कि उनके पास रिसर्च की बैकअप होनी चाहिए, और उससे अलग कहना हो तो उसके लिए उनको कुछ और उनके पास तथ्य होने चाहिए, ज्यादा एविडेंस होना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो लोग कुछ भी कहते रहेंगे। सवाल ये कि कुछ भी कहने से लेकर के क्या सही है कहना, नजरिए अलग हो सकते हैं, फैक्ट्स वही हैं, उनको हम कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करते हैं, उनको हम कैसे जोड़ते हैं वो नजरिया अलग हो सकता है, लेकिन फैक्ट्स तो सही हो। तो उसके लिए रिसर्च की टीम यहाँ बहुत जरूरी है।
या उसकी जो भूमिका है, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे लोकल न्यूज़पेपर हो, चाहे बड़े टेलीविजन हो, छोटे अखबार अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए छोटे अखबार जो हम लोकल हैं, जो कि हर शहर में एक अखबार है, 10,000 लोगों की आबादी है, लेकिन वहां भी एक अखबार है, और वो भी वायबल अखबार है। इस पे एक अखबार बनता है, दो अखबार चलता है। सतीश जी के यहाँ भी इंटरनेट ने कुछ परेशानी पैदा की, ऐसा मुझे लगता है। जी, अमेरिका में भी इंटरनेट की परेशानी हुई थोड़ी सी। इंटरनेट तो हर जगह परेशान करता है। हमारे पास 1 गीगाबिट का हमारे पास वो क्या कहते हैं, लाइन है, बैंडविड्थ है, फिर भी देख रहे हैं आपकी परेशानी। अच्छा, ये बताइए कि अब आप क्या कारण समझते हैं कि हिंदुस्तान में टेलीविजन एंकर, न्यूज चैनल्स के एंकर, वो बिल्कुल ही इस धारा के विपरीत चलते हैं? रीजन क्या, कारण क्या है? उसकी ये वजह वर्ल्ड जर्नलिज्म से सीखते क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग बाहर से, पता नहीं आपने देखा होगा पिछले 6-7 साल में, अगर चीज बाहर की है तो उसको हम महत्व नहीं देते हैं। जब कुछ सीखना अपने आप ही अपनी जमीन से सीखना है। अगर हम जमीन से सीखेंगे तो कुछ ना कुछ तो खोएंगे। पहले कोशिश थी कि हम दुनिया के सबसे अच्छे उदाहरण को देके चले। अब यह है कि हम अपने सब कुछ जो है पहले हो चुका है, भारत सबसे महान था, 50 साल पहले महान था, वहां से हम देखते हैं, तो हमारे जो मानक हैं वो बदल गए हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि जो हमारा जो मास संस्कृति है, जो हमारी, अगर मैं ये मानता हूं कि 140 करोड़ लोगों में से आज जो विश्वविद्यालय जा चुके हैं, जिनके पास बीए की डिग्री है, ऐसे लोग 140 करोड़ में से कुल 3 से 4 करोड़ लोग हैं। ठीक, इन 3-4 करोड़ लोगों में से जिनके पास ऐसी जो विश्व स्तरीय शिक्षा है, वो मान लीजिए 30-40 लाख होंगे, 50 लाख होंगे। देश हमारा 140 करोड़ लोगों का है। अगर हम कोशिश करेंगे कि जो लोग गांव से निकल नहीं पाए, जो कि हमारी आबादी के करीब मान लीजिए आधे से ज्यादा लोग हैं जो गांव से निकल नहीं पाए, लेकिन गांव के लोग बड़े शालीन होते हैं। मैं भी गांव का हूं। हमारे यहाँ जो मिथिला के गांव में अपशब्द नहीं बोलते थे लोग। हमने कभी बच्चे को आप के अलावा तुम नहीं कहा। हमारे दादाजी भी बच्चों को तुम नहीं कहते थे। इस तरह की संस्कृति से, और अब आप टीवी के रूम में देखिए, वहां कोई शालीनता बची नहीं। तो जाहिर है कि कोई और जो फोर्सेस हैं वो काम कर रही हैं। उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है कि इस तरह से काम करो तो कुछ कोई फायदा होगा। एनडीटीवी को लोग अब बुरा कहते हैं। एनडीटीवी में कम से कम अभी भी कोशिश की जाती है कि एक स्तर है, कोशिश करते हैं समझने की। मुझे पता नहीं उनकी स्थिति आज की तारीख में क्या है, लेकिन ये मैंने देखा तो उन्होंने कोशिश की थी एक स्टैंडर्ड बनाने की। बाकी लोगों को मुझे पता नहीं, क्योंकि हम जब समाचार की बात आती थी तो अगर आप देखें, दूरदर्शन की बात भी करें तो दूरदर्शन भले स्टेट रहा हो, लेकिन वहां गुंजाइश नहीं थी कुछ ऐसा करने की। तो आज के जमाने में दूरदर्शन को आगे ले जाने की बजाय उससे हम बहुत पीछे जा रहे हैं। उसकी वजह बेसिकली सांस्कृतिक है। हमारा जो ढांचा शिक्षा का है, और जो हमारी जो नई वैल्यूज आई हैं, जो एक एस्पिरेशन है, उस एस्पिरेशन में और हमारी जो योग्यता है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप बढ़ता जा रहा है। उस बढ़ते हुए गैप से फ्रस्ट्रेशंस आती हैं, वो हमें हर जगह दिख रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक कुछ समय पहले तक जो एक एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस और कैपेबिलिटीज में गैप जो था, उतना ज्यादा नहीं था, वो बढ़ गया है। और जितना बढ़ेगा उतनी उद्दंडता आएगी, मुझे लगता है। और ये समाज, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, ये बात मेक्सिको में भी होगी, ये बात ब्राजील में भी होगी, ये बात जहां भी ये गैप बढ़ेगा वहां इस तरह की मुश्किलें होंगी। जिस तरह हिंदुस्तान में हम लोग आपके हिसाब से सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या हम धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा दुनिया के हम कितने देशों के साथ आप हमको कंपेयर करते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कोई देश हो, या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में हो, जहां लोग हमारी तरह की पत्रकारिता कर रहे हों? देखिए, एक जमाने में मैं जब अफ्रीका जाया करता था, वहां मुझे लगता था, लेकिन वहां भी चूंकि स्टेट कंट्रोल ज्यादा था तो ऐसा नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब दो पार्टियों में झगड़ा हुआ करता था, जो दो विरोधी पार्टियां हैं, एक जो बराबर ताकत की हैं, तब इस तरह की मुश्किलें होती थी कि लोग टेबल पे हल्ला करना शुरू करें। लेकिन
वो बात समझ में आती है। हमारा देश बहुत बड़ा है, उसके मुकाबले कोई भी देश, देखिए चीन में तो ऐसा हो नहीं सकता, चीन की व्यवस्था ऐसी है कि वहां ऐसी बातें अलाउ नहीं की जाएंगी। बाकी जितने देश हैं हर जगह, ये अगर मैं यूरोप की बात नहीं कर सकता क्योंकि वहां सीमाएं हैं, वहां मानदंड है, मानक है। कुछ एक जो लातिन अमेरिकन देश है वहां ऐसा हो सकता था, ब्राजील में एक कोशिश है उसकी, मेक्सिको में हो सकता है, क्योंकि वहां कई गुट बहुत शक्तिशाली हैं और वो आपस में लड़ते रहते हैं, वो लड़ाई टीवी पे दिख जाती है। अमेरिका में भी होता है लेकिन वो बोलने का अंदाज अलग है, उसमें लड़ाई जो है वो शब्दों से होती है, स्टाइल से होती है, लेकिन डंडे से नहीं होती और मारपीट से नहीं होती है। और दूसरी चप्पल, तो इन्होंने ऐसा किया है जो एक संसद में जो एक जमाने में हुआ करता था, मारपीट चप्पल से होती थी, और वो हमारे चेहरे टीवी पे आ गई है। तो कहीं कहीं सांस्कृतिक बात हो रही है। और जो जो पश्चिम की संस्कृति है, मान लीजिए जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की संभावना नहीं है, यूरोप में संभावना नहीं, जापान में संभावना नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, जो 24 ओईसीडी देश है वहां संभावना बहुत कम है, चीन में संभावना नहीं है, जो रूस में ऐसा हो सकता है क्योंकि वहां अभी तनाव बहुत ज्यादा है, तो उस तनाव में इस तरह की हो सकती है। जो ईस्टर्न यूरोपियन जो देश है वहां ऐसा हो सकता है क्योंकि वह तनाव बराबर की ताकतें लड़ रही हैं, वो मूल्य उनके जो है स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तब ऐसी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि जब मूल्यों की स्थापना, उनको दोबारा स्थापित करने की बात होती है, वहां ऐसे झगड़े होते हैं। तो ये चीजें थोड़ा ब्राजील में है, थोड़ा मेक्सिको में है, थोड़ा ईस्टर्न यूरोप में है, लेकिन ओईसीडी देशों में नहीं है। अफ्रीका में कभी कभार दिख सकता है आपको, लेकिन भारत इतने बड़े देश में जो हमेशा अपने विश्वगुरु करने की बात करता है, वहां ऐसा हो, ये देख बहुत मुश्किल होती है। आप जिन भारतीय नेताओं से मिले उनमें से किसने आपको प्रभावित किया? देखिए, अगर हम नेतृत्व की बात करें, आज की तारीख में अच्छा नहीं लगे कहना, लेकिन मैं उसकी वजह हो सकता है कि मेरी उम्र बहुत कम थी। जब मैं सभी नेताओं को देखता हूं, एक नेता की, देश के नेता की तरह इंदिरा गांधी की तस्वीर हमेशा सामने आती है। उनको इमरजेंसी को छोड़ दीजिए, उसके अलावा उनमें जो एक बात थी सोचने की देश के बारे में, उसका एक अलग ही मतलब था देश के लिए। उसके बाद मेरा परिचय संपादक के नाते वाजपेयी जी से भी था, उनके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगता था। परिचय वीपी सिंह जी के साथ इसलिए भी था कि हम लोग एक ही कॉलेज में पढ़ने गए थे, वो हमसे 50 साल सीनियर थे, लेकिन अच्छी दोस्ती थी उनसे। लेकिन उनमें जो है अलग तरह की बात थी। नेतृत्व के बारे में देखें तो मेरे मन में वाजपेयी जी की याद आती है और इंदिरा जी की याद आती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से मेरा थोड़ा बहुत परिचय था, हम लोगों के साथ साथ काम किया, साउथ कमीशन में किया। वैसे में चूंकि मैं आर्थिक पत्रकार भी था तो हम लोगों की बात ज्यादा हुआ करती थी। बहुत ही बढ़िया, अगर देखिए कि इंसान के नाते बहुत मुश्किल है ऐसा व्यक्ति पाना जो शालीन था और समझ दोनों चीजों के साथ लेके चलता था। तो लेकिन नेतृत्व की बात जो आती है, वहां मैं कहूंगा कि इंदिरा जी और अटल जी, दो लोग जो थे जिनमें एक गरिमा थी, एक गूढ़ता थी। जो भी उनके अपने वैल्यूज रही हो, सबकी अपनी अपनी एक परिकल्पना थी भारत की, उससे आप अलग हो सकते हैं। लेकिन जो नेतृत्व के बारे में, एक मानक के बारे में, गरिमा के बारे में, समाज के बारे में, देश को आगे ले जाने के बारे में, ये दोनों मुझे हमेशा याद आते हैं। हिंदुस्तान के समाज के ऊपर ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, आगे या पीछे, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री का कितना असर पड़ा है आपकी नजर में? वो पॉजिटिव है विश्व की निगाह में या निगेटिव है? क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और भारत का उसके ऊपर असर यहाँ लोग अक्सर सोचते हैं। जी, मेरा मानना है कि जहां तक नेतृत्व की बात है, एक जो पब्लिक लीडरशिप की बात है, वहां नरेंद्र जी ने नए मानक स्थापित किए। लेकिन जहां गवर्नेंस की बात है और आगे ले जाने की बात है, वहां कहीं चीजें एकदम बिखर गई। और नेतृत्व का मतलब होता है, ये सिर्फ नहीं कि लोगों को जोड़ना हम कहाँ ले जा रहे हैं उसके लिए। तो हमारे गंतव्य में, हमारे मार्ग में, हमारी जो आकांक्षाएं से बदल गई हैं, वो उन्होंने आईना बदल दिया है। लेकिन नेतृत्व में जाहिर उन्होंने एक कमाल दिखाया है एक तरह से देखिए तो दोनों चीजें हैं, एक तरफ करिश्मा भी है और एक तरफ मुश्किल है गवर्नेंस की, गोल्स की, जहां जाना है उस रास्ते की। तो मैं मानता हूं कि अगर उनकी जो
ये जो प्रतिभा है लीडरशिप की, इसको सही आयाम दिया था तो बात अलग थी। आज की तारीख में जो भी वो करेंगे उसका अंतर्राष्ट्रीय असर पड़ेगा, लेकिन अभी भारत मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय खेल नहीं खेल रहा है, अभी अपने आप से जूझ रहा है। तो अभी जो पिछले 6 साल में जो हमने देखा है, भारत अपने आप को ढूंढ रहा है। जब अपने आप को ढूंढ रहे हैं तो आपकी भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इतनी प्रभावित नहीं हो पाती। तो अमेरिका में जो भारतीय है वो कोशिश कर रहे हैं उनसे जुड़ने की, वो कोशिश कर रहे हैं अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करने की, इसलिए कि अमेरिका भारत का साथ दे। अमेरिका भारत का साथ जब तक देगा जब तक वहां का बाजार ठीक है, जब तक वहां के लोग एक यहाँ बेसिक प्रिंसिपल जरूर है कि अगर आप जनतांत्रिक हैं तो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन दूसरा उसमें यह भी है अगर आपका इंटरेस्ट हमारे साथ जुड़ा है तभी हम सपोर्ट करेंगे। जनतांत्रिक है तो आपको लिप सर्विस मिलेगी, लेकिन आपका इंटरेस्ट हमसे जुड़ेगा तो आपको ऐसे सपोर्ट करेंगे। तो जब तक हमारे यहाँ तरक्की हो रही है और जब तक ये लोग अमेरिकन कंपनी वहां जा सकती है और वहां काम कर सकती है, उनको फायदा हो सकता है, तब तक तो बात ठीक ही है। तो यहाँ लोगों की बात शुरू में जितने भी भारतीय ग्रुप यहाँ पे हैं वो दो चीजें बात करते हैं। पहला तो ये है कि वहां के लोग ज्यादा आ सके, वीसा वगैरह आसान हो। दूसरा ये कि भारत और अमेरिका के बीच में जो पैसे का लेना देना है, कैपिटल मूवमेंट है, वो ठीक रहे। और तीसरा ये कि भारत जो है उसको जो चीन और पाकिस्तान से जो हमेशा खतरा रहता है उस मामले में अमेरिका भारत का सपोर्ट करे। 3 मोटा मोटी मुद्दे हैं यहाँ पे, और जो पहले मुद्दे में हमसे झगड़ा चलता रहता है, बाकी 2 में वो भारत सरकार और जो अमेरिकी सरकार के बीच में जो नीतियां बनती रहती हैं उसमें बहस चलती रहती है। लेकिन ज्यादा लोग जुड़ते हैं जिंगोइज्म पे, ज्यादा लोग जुड़ते हैं जहां बात आती है कि हम रक्षा कैसे करें। तो जैसा देखा होगा राजनीति में, चाहे अमेरिका हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान, जो भी हो, जब भी सवाल खड़ा होता है जो स्मार्ट नेता होता है हमेशा एक आवाज देता है कि देश खतरे में है। तो देश खतरे में करके आप लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन वही बात यहाँ भी हो रही, जो 30 लाख भारतीय यहाँ पे है, ज्यादातर लोग आजकल कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की सरकार को कहें कि भारत पाकिस्तान और चीन के सामने भारत का सपोर्ट करो। वो होने वाला नहीं है। यहाँ भारत की जो है अर्थव्यवस्था तय करेगी कितना सपोर्ट मिलेगा उसको अमेरिका से। तो मुझे लगता है कि प्रभाव की बात जहां हो रही है उस पर भारत, देखिए भारत एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा आपने। जी। एप्पल कंपनी की जो आज बाजार की वैल्यू है वो भारत की राष्ट्रीय संपदा के बराबर है। अमेजॉन कंपनी अभी 3 महीने पहले अमेजॉन और एप्पल मिलकर भारत की संपदा से ज्यादा थे। आज अकेले एप्पल ही की वैल्यू जो है बाजार में भारत की जीडीपी से ज्यादा है। इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि ये इस व्यवस्था को कौन चलाता है। इस व्यवस्था को टेक्नोलॉजी और भविष्य में हमेशा क्या कहते हैं, अमेरिका को आर्थिक दृष्टि से मजबूत रखने की जो एक उसका नजरिया है उसको लेके सरकार चलती है, वहां से तय होती हैं इसकी नीतियां। तो अगर भारत तरक्की करता रहेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा, इसलिए नहीं कि कोई खास व्यक्ति नेता है। अच्छा, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहा है इसमें क्या पोजीशन है मौजूदा प्रेसिडेंट की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की? आज की तारीख में अगर आप देखें, एक उसका इंडिकेटर है कि लोग पैसा कहाँ दे, कहाँ ज्यादा डोनेशंस जा रहे हैं, किस पार्टी को मिल रहा है। अगस्त के महीने में जो बाइडेन को $360 मिलियन डोनेशन मिला, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है एक्चुअली। एक महीने में $360 बिलियन, यानी कि करीब मान लीजिए 428 3,000 करोड़ रुपए एक महीने में उनको मिला। वो करीब जो ट्रंप की पार्टी का करीब 4 गुना है। उससे लगता है कि शायद रुझान अब बाइडेन की तरफ है। बाइडेन इंस्पिरेशनल लीडर नहीं हो सकते, नहीं है, लेकिन उनका अनुभव जो है लोग उसको मान के चल रहे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का कोई राजनीतिक आधार नहीं था, लेकिन लोगों ने माना कि शायद कुछ नयापन लाएगा, तो एक बात बैठ जाती है। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद लोगों ने मान लिया है कि पिछली बार हम गैर अनुभवी को लाए थे, इस बार अनुभवी को ले आते हैं। शायद ऐसा कुछ माहौल बन रहा है जी। कमला हैरिस के नाम आने के बाद इंडियन कम्युनिटी किस तरफ झुकेगी? कमला हैरिस जो कि अपने आप को भारतीय डायस्पोरा से एसोसिएट नहीं कर रहे हैं, उससे जुड़ी नहीं है,
उन्होंने कोशिश भी नहीं की ऐसा जुड़ने की। उन्होंने अपने को हमेशा एक अमेरिकन, ब्लैक अमेरिकन की तरह देखा है। भारतीय बनने की उन्होंने कोशिश भी नहीं की है। उनसे मुलाकात मेरी हुई है, लेकिन वो बहुत बढ़िया सेनेटर है, बहुत बढ़िया प्रोसिक्यूटर है। उनको पब्लिक रोल में हम पहली बार देख रहे हैं। और मुझे लगा जब उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया तो मैंने थोड़ा देखा उनका कैंपेन, मुझे लगा कि उनमें राष्ट्रपति जो बनने के लिए एक लीडरशिप की क्वालिटीज चाहिए, जो बाहरी क्वालिटीज चाहिए, वो थोड़ा उनको और मांझना पड़ेगा, पहली बात तो ये। लेकिन उनमें जो एनालिसिस की प्रतिभा है, समझने की प्रतिभा है, चीजों को एक कॉन्टेक्स्ट में लाने की प्रतिभा है, उसमें उन्होंने अपनी महारत हासिल कर रखी है और दिखाया भी लोगों को कि वो आगे बढ़ सकती हैं। फर्स्ट टर्म सेनेटर होने के बावजूद उन्होंने जितना नाम पहले 2-3 साल में कमाया आसान नहीं है, लेकिन वो भारतीय कम है, अमेरिकन और इमिग्रेंट अमेरिकन और ब्लैक अमेरिकन ज्यादा है। इसीलिए भारतीय समुदाय से उच्चतर नहीं जुड़ा। तुलसी जुड़ रहे थे, तुलसी के साथ बहुत लोग जुड़े हुए थे, पैशन के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन इनके साथ नहीं जुड़े हुए, फिर भी लोग उनको वोट देंगे इसलिए कि भारतीय है। सतीश जी, मैं अब इस प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं, लेकिन उसके पहले एक ऐसा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं जो आपके एक परम मित्र ने लंदन से मुझे पूछा है। जब उन्हें पता चला कि आप हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सतीश झा पत्रकार से ज्यादा आप कॉरपोरेट हो गए हैं, अब उनकी दुनिया कॉरपोरेट हो गई है और वो जर्नलिस्ट नहीं रहे, जर्नलिज्म उनके दिमाग से निकल गया है। तो मैंने कहा मैं इसके ऊपर उनकी टिप्पणी पूछूंगा। नहीं, देखिए, जो लोग सिर्फ सतही तौर पर देखेंगे वो ठीक, जाहिर ऐसा कहेंगे, लेकिन मैं जर्नलिस्ट इसलिए नहीं था कि किसी ने बना दिया। जर्नलिस्ट का जो एक नजरिया होता है वो जर्नलिस्ट बनने के पहले से ही था और वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप मुझे पूछें कि आज की तारीख में कौन सा काम करूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं कहूंगा कि अगर मैं खुद तय करूं तो पहला काम वही करूंगा, पत्रकारिता का, एक आईना बनने का, जो मैं देख रहा हूं लोगों को दिखाने का। मैं क्यों लिखता हूं आज की तारीख में, अपनी बात रखने की कोशिश क्यों करता हूं। मैंने सोचा कई बार, अनंत गोयन का ऐसे मैंने सोचा कहूं इसको कि जनसत्ता मुझे दे दे। फिर मैंने कहा नहीं, आगे के लिए कुछ नया करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप देखेंगे कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं कुछ कॉलम लिखूं, कुछ बोलूं, कुछ, अब वो फिर एक सिलसिला शुरू हो रहा है। तो आप जर्नलिस्ट आपके अंदर का मरता नहीं है। हम जर्नलिस्ट होने के पहले भी जर्नलिस्ट थे और ठीक है, हमने कुछ समय, मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट भी नहीं बना, उसमें मैंने कोशिश की। मेरी एक कंपनी है एडुफ्रंट, वो आज की तारीख में एडुफ्रंट काम क्या कर रही है कि जो सबसे जो जिनको जरूरत है शिक्षा की, उनको आज की तारीख में रिमोटली हम कैसे शिक्षा दे सकें जिसका मानक जो भी स्कूल में कहीं मिलता है उससे बेहतर। तो हमने करीब पिछले 4 साल में मान लीजिए तकरीबन 150 करोड़ रुपए से इन्वेस्ट किया है उसमें, टेक्नोलॉजी बनाने में, जो आज तैयार हो गई है। उसमें हम कुछ अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए कर रहे हैं कोशिश मध्य प्रदेश में, और कुछ बच्चों के लिए गुजरात में, यहाँ पायलट चल रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगले 1-1.5-2 साल में 3-4-5 लाख बच्चे उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो वो सिलसिला हमेशा चलता रहा। तो वो ठीक कह रहे हैं, दिखने के लिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं थोड़ा कुछ समय के लिए कॉर्पोरेट दिखा जाता, लेकिन वहां भी मैंने 1990 से 30 साल की जो अपनी यात्रा रही है उसमें सिर्फ 5 साल में कॉर्पोरेट था, हॉफमैन लारोच के साथ, जहाँ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर था मैं। उसके बाद मैं चेयरमैन था जेम्स पार्टन कंपनी का, जिससे मैंने तमाम कॉर्पोरेशन को बदला। लेकिन हमेशा एक सिलसिला चलता रहा, किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करते रहे। वो दिखता नहीं है लोगों को, क्योंकि हमने वो खादी की बुशर्ट की जगह जो अब खादी की कोट पहन लिया, तो लोगों को लगता है कि मैं कॉर्पोरेट बन गया हूँ। बात ठीक भी है थोड़ी, लेकिन जर्नलिस्ट जो अंदर का है वो पहले भी था, अभी भी है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। और आपने जिस तरह से पत्रकारिता को लेकर के और विदेशी पत्रकारिता को और भारतीय पत्रकारिता की तुलना की, उससे हिंदुस्तान के लोगों को, जो लोग सुन रहे हैं, आपके इसमें बहुत मित्र हैं, मुझे लगता है उन्हें बड़ी खुशी हुई होगी। और आपके साथ ये बातचीत का सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि ऐसे लोग मिलना जो इतनी सफाई के साथ एनालाइज कर सकें चीजों को, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो आपको हम फिर तकलीफ देंगे। आज का प्रोग्राम हम समाप्त करते हैं।
आपको धन्यवाद और दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद कि आपने सोचा मेरे बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।